हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को, जो कि 1 मार्च 2025 का सेशन है। और झारखंड करंट अफेयर्स के आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को। इसमें कुल 5 प्रश्न हैं जिसे हम लोग पूरे व्याख्या के साथ देखेंगे इस सेशन में। वन लाइनर्स के फॉर्म में कुछ जो पुराने प्रश्न हैं उसे हम लोग रिवाइज करेंगे। करीब 10-12 ऐसे प्रश्न हैं जिसे हम लोग रिवाइज करेंगे, जैसा कि हर दिन करते हैं। और सेशन के अंत में आपके लिए मैं एक अभ्यास प्रश्न भी छोड़कर जाऊंगा, जिसका जवाब जैसा कि आप करते हैं वैसा आप कर सकते हैं, और इसका उत्तर और व्याख्या हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। और आपको अगर PDF चाहिए इसका, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। झारखंड अपडेट के नाम से ही है टेलीग्राम चैनल। और आप ट्विटर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ट्विटर पे जाके @JHAR_update सर्च करेंगे तो झारखंड अपडेट का ये चैनल भी आ जाएगा ट्विटर पर, यानी आप मेरे ट्विटर अकाउंट को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं 1 मार्च के आज के इस सेशन को। और सेशन की शुरुआत करते हैं हर दिन की तरह अभ्यास प्रश्न से। लास्ट वीडियो का अभ्यास प्रश्न था, झारखंड का पहला पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। ऑप्शन ए है बिरसा बायोलॉजिकल पार्क, ऑप्शन बी बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी उधवा पक्षी विहार अभ्यारण्य, या ऑप्शन डी दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य। दोस्तों, झारखंड में पहला पक्षी महोत्सव का जो आयोजन किया गया, ये आयोजन किया गया दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य में, यानी सरायकेला खरसावां वाले इलाके में जो दलमा रेंज है वहाँ पे इसका आयोजन किया गया। आइए इसे थोड़ा और डिटेल में जानते हैं क्या क्या हुआ है और किस किस बर्ड को यहाँ पे देखा गया है। आपको बता दें कि पहला बर्ड फेस्टिवल था और इसका आयोजन 2 से 4 फरवरी के बीच दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य में किया गया। और इसका उद्देश्य था दलमा में पक्षियों का संरक्षण करना और साथ में जो स्थानीय लोग हैं उन्हें इन पक्षियों के बारे में जागरूक करना, और पक्षियाँ जो होते हैं पक्षी वो पर्यावरण के लिए कितने लाभकारी होते हैं, इन सभी चीज़ों को जो लोकल्स हैं, स्थानीय लोग हैं, उन्हें इससे अवगत कराना इसका उद्देश्य था। वैसे दलमा टॉप पर पिंडरबिरा क्षेत्र में पक्षी विशेषज्ञ जो यहाँ पे थे, दुर्लभ प्रजातियों के कई पक्षी को इन्होंने पहचान की है। इसमें 2 जो प्रमुख पक्षी है जिसकी पहचान की गई है, ये है अल्ट्रा मैरीन फ्लाई कैचर और ब्लू कैप्ड रॉक। ये प्रमुख थे, ये दुर्लभ पक्षी हैं और अफगानिस्तान से हेंगडुआन पर्वत तक के क्षेत्र में ये प्रजनन करते हैं, और उसके बाद सर्दियों के मौसम में ये भारत की ओर रुख कर जाते हैं। वैसे पिछले 10 वर्षों में और भी कई तरह के पक्षी यहाँ पे देखे गए हैं जो लगातार देखे जाते रहे हैं, उसे भी पक्षी विशेषज्ञों ने देखा है। और ये जो पक्षी हैं ये है ब्लू कैप्ड रॉक थ्रश, और पिछले 10 वर्षों से दलमा में ये देखा जा रहा है। इसके अलावा टैगा फ्लाई कैचर, ग्रीनिश वार्बर और शिफसेफ, ये कुछ पक्षी हैं जो लगातार पिछले 10 वर्षों से ये झारखंड के आसपास, या कह सकते हैं दलमा रेंज के आसपास, ये देखे जा रहे हैं। चलिए अब नए प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं झारखंड करंट अफेयर्स में। और जो पहला प्रश्न है, जनजातीय सलाहकार परिषद में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य बनाए गए हैं। 11, 15, 18 या 20। दोस्तों आपको बता दें कि जनजातीय सलाहकार परिषद यानी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन कर दिया गया है, जिसमें कुल 20 सदस्य होंगे। मुख्यमंत्री जो कि पदेन अध्यक्ष होंगे इसके, उन्हें शामिल कर कुल 20 सदस्य होंगे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में। वैसे इसका डिटेल वीडियो मैंने दे रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, लिंक मैंने अवेलेबल करा दिया है। तो आइए इसके बारे में और थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन लोग हैं जो इस जनजातीय सलाहकार परिषद में सदस्य होंगे और पदेन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे। जैसा कि मैंने बताया 26 फरवरी 2025 को अधिसूचना जारी कर दी गई है TAC के गठन की, और भारतीय संविधान की जो 5वीं अनुसूची है, इसमें भारत के 10 ऐसे राज्य हैं जो अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए गए हैं
और इन सभी क्षेत्रों में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया जाता है। उन्हीं में झारखंड भी है और इसी पाँचवीं अनुसूची के तहत जनजातीय सलाहकार परिषद यानी टीएसी का गठन झारखंड में कर दिया गया है। और जो ये टीएसी है, ये जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनके कल्याण से संबंधित ये कार्य करती है और उनके उन्नति से संबंधित जो भी मसला सामने आता है उससे संबंधित सलाह सरकार को देती है। और वैसे भी ये मिनी विधानसभा कह सकते हैं अनुसूचित जनजातियों के लिए इसे। इसके अलावा अब हम लोग थोड़ा सदस्यों के बारे में देख लेते हैं कि सदस्य कौन कौन हैं। टीएसी के कुल 20 सदस्य हैं, मुख्यमंत्री सहित। मुख्यमंत्री पदेन सदस्य अध्यक्ष होते हैं इसके। जो भी मुख्यमंत्री होगा झारखंड का वो इसका एक्स ऑफिशियो अध्यक्ष होगा। इसके अलावा उपाध्यक्ष भी पदेन होता है। जो भी व्यक्ति अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का मंत्री होगा वो टीएसी का उपाध्यक्ष होगा। और वर्तमान में चूंकि चमरा लेंडा इस विभाग के मंत्री हैं इसलिए उपाध्यक्ष टीएसी के चमरा लिंडा है। इसके अलावा 15 ऐसे विधायक जो जनजातीय विधानसभा क्षेत्र से चुन कर आते हैं वे भी सदस्य बनाए गए हैं। इसमें झारखंड के 10 हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 हैं और भाजपा के भी 2 विधायकों को शामिल किया गया है। ये बाबूलाल मरांडी पूर्व मुख्यमंत्री और चंपई सोरेन, ये दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो वर्तमान में अब भाजपा में हैं। इन दोनों को भी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर बनाया गया है। इसके अलावा 2 व्यक्तियों को मनोनयन का भी अधिकार है मुख्यमंत्री को। और इसमें जो 2 व्यक्ति हैं जिन्हें मनोनीत किया गया है, जो आदिवासी जो समाज है या आदिवासी जो समाज के बारे में ज़्यादा अच्छा नॉलेज रखते हैं उन लोगों को मनोनयन किया जाता है। और ये जो 2 नाम हैं ये हैं जोसाई मार्डी जो कि पूर्वी सिंहभूम जिले से संबंध रखते हैं, दूसरे हैं रांची के नारायण उरांव। इसके अलावा इसके जो सचिव होंगे, जो भी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रधान सचिव होंगे, जो भी वरिष्ठ अधिकारी होंगे इस विभाग के प्रधान सचिव, वो इस टीएसी के सचिव यानी सेक्रेटरी के तौर पर कार्य करेंगे। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, झारखंड में पहली बार झारखंड स्टेट हैंडलूम एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? रांची, जमशेदपुर, बोकारो या दुमका? आपको बता दें रांची में इसका पहली बार आयोजन किया जा रहा है झारखंड स्टेट हैंडलूम एक्सपो का। 25 फरवरी से 10 मार्च 2025 के दौरान इसका आयोजन किया जा रहा है मोरहाबादी मैदान रांची में। अगर इसके आयोजन के उद्देश्य की बात करें तो झारखंड में समृद्ध कला और संस्कृति को प्रोत्साहन देना और हैंडलूम सेक्टर में काम करने वाले बुनकरों को हर तरह के सहयोग प्रदान करना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा जो इसका थीम है इस बार ये माई हैंडलूम माई प्राइड है। और चूँकि झारक्राफ्ट संबंधित संस्था है इसलिए इसके जो एमडी वर्तमान में है उसे भी ध्यान में रखिए, ये कृति श्री हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, 53वीं सीनियर मेंस नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन बना है? एसएससीबी, झारखंड, मध्य प्रदेश या पंजाब? दोस्तों आपको बता दें इसका आयोजन झारखंड में ही किया गया है और उपविजेता यहाँ झारखंड बना था, परंतु विजेता की बात है तो विजेता एसएससीबी यानी सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड बना है और उपविजेता झारखंड बना है। आइए इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। आपको बता दें कि फाइनल का आयोजन हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम खेलगांव में किया गया होटवार में 22 से 26 फरवरी के दौरान इसका आयोजन हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में किया गया। और इस हैंडबॉल चैंपियनशिप का चैंपियन बना है या विनर बना है कह सकते हैं एसएससीबी है, जबकि रनर अप उप विजेता रहा है झारखंड और तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश और पंजाब रहा है। और एसएससीबी ने झारखंड को 34-32 से पराजित कर चैंपियन बन गया है इस 53वें सीनियर मेंस नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप का। मुख्य अतिथि के तौर पर कृषि मंत्री शिल्पा नेहा तिर्की यहाँ पर उपस्थित थी, जो विजेता और उपविजेताओं को पुरस्कृत करने का कार्य किया। इसके अलावा चूंकि बात हैंडबॉल एसोसिएशन से संबंधित है तो ये भी जान लीजिए, ध्यान में रखिए कि हैंडबॉल एसोसिएशन जो है झारखंड का यानी झारखंड हैंडबॉल एसोसिएशन के वर्तमान में प्रेसिडेंट अध्यक्ष हैं
कांग्रेस के पूर्व सांसद रहे हैं, ये विधायक भी रहे हैं, प्रदीप कुमार बालमुचु। ये वर्तमान में झारखंड हैंडबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में 5 साल से कम उम्र के 2.8 यानी 2.8% बच्चे मोटापा के शिकार संबंधित रिपोर्ट के बाद किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने जन जागरूकता अभियान चलाने की बात कही है? झारखंड सरकार, भारत सरकार, यूनिसेफ या फिर WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सही उत्तर भी यही है दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत में जो मोटापा है, विशेषकर बात हम लोग झारखंड की कर रहे हैं, तो झारखंड में जो मोटापा की स्थिति है बच्चों में, उस पर चिंता जाहिर की है और जन जागरूकता अभियान चलाने की बात कही है, क्योंकि मोटापा ओबेसिटी एक बीमारी के तौर पर WHO के द्वारा घोषित किया गया है। आपको बता दें कि ओबेसिटी इन झारखंड की बात करें तो पिछले 5 वर्ष में 2.8% बच्चे मोटापे के शिकार हुए हैं और यह रिपोर्ट नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे जो 5वीं रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार है। और जो चौथी रिपोर्ट आई थी NHFC के, यानी चौथा जो रिपोर्ट था NHFC का, उसके अनुसार 1.5% बच्चे मोटापा के शिकार हैं। और ये जो नई रिपोर्ट है NHFC 5, इस रिपोर्ट में लगभग जो मोटापा बच्चों में हुआ है वो लगभग दुगना हो गया है। वहीं महिला और पुरुष की भी बात कर ले झारखंड में, तो इनकी ओबेसिटी में भी कमी नहीं आई है, इसमें भी बढ़ोतरी ही हुई है। और महिला में अगर मोटापा की बात करें तो 11.9% महिला वर्तमान में झारखंड में मोटापा के शिकार है और पुरुष की बात करें तो 15.1% मोटापा का शिकार है। और इसी संबंध में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चिंता जाहिर की है और चूँकि पहले ही घोषित कर चुका है WHO कि ये एक महामारी की तरह है, ये एक बीमारी है और इससे बचना ज़रूरी है, क्योंकि मोटापा कई बीमारियों का जड़ होता है। और इसीलिए चूँकि बच्चों में है तो जन जागरूकता अभियान चलाने की बात WHO के द्वारा की गई है। आइए 5वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है, पैन इंडिया IIT हैकाथॉन में झारखंड के किस संस्थान को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है? BIT मेसरा, NIT जमशेदपुर, IIT ISM धनबाद या BIT मेसरा? दोस्तों, जो हैकाथन का आयोजन किया गया था इसमें झारखंड का IIT ISM धनबाद प्रथम स्थान पर रहा है। आपको बता दें कि पूरे देश से IIT की टीम हैकाथन में पार्टिसिपेट कर रही थी, जिसमें झारखंड के IIT ISM को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों, हैकाथन जो होता है एक तरह का प्रतियोगिता होता है। ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित जो लोग होते हैं उनके बीच एक प्रतियोगिता होता है किसी टॉपिक पे, और उसी प्रतियोगिता को हैकाथन कहते हैं। और ऐसा ही एक प्रतियोगिता ऑल इंडिया पे IIT के जो स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था। सारे जो IITians थे वे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, डायरेक्टली कहे तो। और इसमें झारखंड के IIT ISM धनबाद को पहला पुरस्कार मिला है। और हैकाथन में देश भर के सभी IIT संस्थानों ने हिस्सा लिया था और टीम ने नाइट्रोजन डोप्ड मल्टीलेयर ग्रेफेन नैनो पाउडर के कम लागत वाले उत्पादन के एक पेटेंट प्रक्रिया विकसित की है। साधारण तौर पे दोस्तों, चूंकि ये टेक्निकल शब्द है, ये समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। साधारण तरीके से ये हम इसे समझ सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्सर्जन है, कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिशन हो रहा है इतना तेज़ी से, जिसके कारण पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, उससे निपटने के लिए, यानी पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए एक प्रभावशाली समाधान के रूप में झारखंड के IIT ISM धनबाद में कुछ सुझाया है, जिसके लिए इस हैकाथन में IIT ISM को पहला स्थान हासिल हुआ है। चलिए अब कुछ प्रश्नों को रिवाइज करते हैं वन लाइनर्स के फॉर्म में, और जल्दी से इसे हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। और रिवीजन का जो पहला प्रश्न है, झारखंड की 16 साल की काम्या कार्तिकेयन ने किस पर्वत शिखर को फतह कर लिया है? इसने माउंट एवरेस्ट को फतह कर लिया है। बेरमो बोकारो के विश्व द्वीप को किस देश
में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। यह तंजानिया में नियुक्त किया गया है विश्वदीप को भारतीय राजदूत। जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में किस बॉक्सर ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया था? ये अमीषा केरकेट्टा है। डायरेक्टली आप याद कर सकते हैं कि अमीषा केरकेट्टा एक झारखंड की बॉक्सर है। झारखंड के रवि प्रकाश किस पेशे से जुड़े व्यक्ति रहे हैं? जो देश के दूसरे ऐसे कैंसर पेशेंट रहे जिनका मुफ्त इलाज CAR-T सेल थेरेपी द्वारा किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि ये एक पत्रकार थे रवि प्रकाश, इनका निधन हो गया है अब, और ये कैंसर से पीड़ित थे। और इससे संबंधित यह प्रश्न है, अब इनका निधन हो चुका है। इनसे संबंधित एक और प्रश्न है, किसे पेशेंट एडवोकेट एजुकेशनल अवार्ड 2000 सम्मानित किया गया? पेशेंट एडवोकेट एजुकेशनल अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? आपको बता दें कि रवि प्रकाश को ही सम्मानित किया गया था, और ये सम्मान पाने के कुछ दिनों के बाद ही उनका निधन हो गया, और कैंसर से पीड़ित थे जिसके कारण उनका निधन हो गया है। झारखंड हाईकोर्ट के पुराने भवन को अब किस रूप में जाना जाएगा? अब इसे विरासत भवन के तौर पर जाना जाएगा। झारखंड में अवैध खनन के लिए केंद्र द्वारा किस संस्थान पर 409 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन पे जुर्माना लगाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। दादा साहब फाल्के आइकन गोल्ड अवार्ड 2024 से किस सांसद को सम्मानित किया गया? रांची के सांसद संजय सेठ को सम्मानित किया गया इस पुरस्कार से। झारखंड के TCIL को किस कंपनी के साथ विलय कर दिया गया है? दोस्तों TCIL को टाटा स्टील के साथ विलय कर दिया गया है। राज्य का पहला एथेनॉल प्लांट किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? इसका स्थापना रामगढ़ में किया जा रहा है, और झारखंड सरकार ने कुछ दिनों पहले ही एथेनॉल पॉलिसी भी लाई है। झारखंड कैडर के किस व्यक्ति को PM का सलाहकार नियुक्त किया गया है? ये अमित खरे हैं, जो झारखंड कैडर के अधिकारी रहे हैं, इन्हें PM का सलाहकार नियुक्त किया गया। आइए दोस्तों, अंत में अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की, और आपके लिए है आज का अभ्यास प्रश्न। और प्रश्न है, झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है? ICICI लोम्बार्ड, NICL, LIC या टाटा AIG? दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में इसे हम लोग डिटेल में देखेंगे। और झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित जो योजना है इसे लॉन्च भी कर दिया है, और इसे 1 मार्च से लागू भी कर दिया गया है, और इससे संबंधित ये प्रश्न भी है। तो उम्मीद है आपको जानकारी हो गया होगा, और इसका जवाब भी आप ज़रूर कमेंट में करेंगे। नेक्स्ट सेशन में वैसे मैं इसे डिटेल में आपको बताऊंगा। तो ये तो दोस्तों आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।